ऐसे नहीं वो निकलेगा। अब शाम को कैसे लगाना है, जब इनका सवाल है कि हमें लगाना नहीं आता, भाई वो ऐसी तेरी जैसी चिट्ठी रहे, जैसा पोस्ट कार्ड इसी तरह का रहे ना, 10 टुकड़े उस पर लगे रहे, आप कैंची से उसको 10 हिस्से बना लो, टिकट जैसे बन जाएंगे। जैसे गन्ने की पत्ती है, धान की पत्ती है, ऐसे लटक रही पत्ती, ऐसे ना पत्ती के नीचे की तरफ आप घर से स्टेपलर ले जाओ, एक टुकड़ा काटा, पत्ती के नीचे लगाया, अंडे नीचे लटकने चाहिए पत्ती से भी, ऐसे नहीं अंडे को और पत्ती को ऐसे दाब दो ना, पत्ती के नीचे अंडे लगाओ, नीचे अंडे हवा में होने चाहिए, और आप स्टेपल कर दिया आपने, ठीक है। और 1 एकड़ के खेत में कम से कम 10-12 जगह आप करो उस काम से, अंदर घुस के अंदाजे से कि भाई सारे में लगभग लगभग होगा। अब आपका कोई काम नहीं, फिर उनका काम शुरू होता है। हम क्यों कहते हैं कि आप रिपीट करोगे, रिपीट इसलिए करते हैं कि उसकी भी एक कैपेसिटी है। यदि वो आप फटाफट वो तो दुश्मन के अंडे पर अपने अंडे देगा, और वो आपका मित्र कीट है ट्राइकोग्रामा। अब यदि उसने वो काम कर दिया तो कुछ अंडे ऐसे रहते हैं कि एक बार में बच जाते हैं, या वो उसके बाद जो अंडे पड़े हुए वे निकलेंगे। तो इसलिए 15 दिन बाद कहते हैं कि आप दूसरा उसका भी कर लो, और बहुत सफल है और बहुत सस्ता है। 45 रुपए में 1 एकड़ का आता है, इससे सस्ता और क्या है लगाने में। दूसरे दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्वागत। तो इतना मोटा है, इससे मजा नहीं आएगा। दूसरा देखो मोटा तो खराब कर देगा, पेन से, सिंपल पेन से लिख दो, ठीक है। तो जैसा कि कल हमारी आपकी बात हुई थी, देखिए ऐसा है, प्राकृतिक खेती आपको शुरुआत करनी है तो आप शुरुआत गन्ने से ही करें, क्योंकि गन्ने का यहाँ ज़्यादा क्षेत्रफल है, और ज़्यादातर किसान मैं समझता हूँ गन्ने वाले ही होंगे, या कोई सब्जी वाला भी है, गन्ने वाले ही है ना। हाँ, तो गन्ने से शुरुआत करनी है, तो कैसे क्या क्या करना है हमें, और कब शुरुआत करनी है, क्या क्या इसमें क्रियाएं करनी है, ताकि आपको असफलता ना मिले, ठीक है। अपने 6 वर्षों का अनुभव हमने इस पीपीटी में कुछ ऐड करने की कोशिश की है। अभी भी हम कोई बढ़िया था, नीचे मिला कोई सा भी काम एक जल का नहीं है ना, जिनसे ले लें किससे, तो मैं भी कहूँगा। तो हम जो है ये कोशिश की, अभी भी कुछ चीज़ें छूट गई हैं, फिर कभी वो आपके सम्मुख रखेंगे, ठीक है। तो आज सबसे पहले ये बात करते हैं कि गन्ने की शुरुआत कहाँ से और कब करेंगे आप, है ना। बिना कोई पेन बढ़िया बात कोई पेन ये ठीक है। क्या आप दे दो इसकी, दे दूँगा वापस। कोई बात नहीं, आप क्या कर लो, काम कर लो। क्या आप दे दो ना मुझे, मेरा क्या आपका बैलेंस भी बनने वाला। देखिए, गन्ने में जो हमारा गन्ना एक बहुवर्षीय फसल है। बहुवर्षीय का मतलब कि एक बार आप लगा दो और फिर 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष तक आप उसकी पेडी काटते रहे। पहले हमारे बुजुर्ग 5-5 साल तक पेडी रखते थे। आप कितने वर्ष रखते हैं? 1 हैं? हाँ हाँ ना, बीज तो है, गड़बड़ और है, ठीक है। तो कहने का मकसद जो है कि लाभकारी गन्ना इसीलिए नहीं रहा क्योंकि जब हम हर वर्ष काटेंगे। देखो हमारे गांव में जहाँ थोड़ी जमीन कमजोर है और आसपास के इलाके में मैं ये देख रहा हूँ कि पौधा बोया और काट दिया, फिर पौधा बोते हैं उसी खेत में। तो इससे क्या हो रहा कि उत्पादन लागत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जमीन भी तेजी से खराब हो रही है ना। तो प्राकृतिक खेती में ये विशेषता है कि जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो फिर आप 5 वर्षों तक, 7 वर्षों तक पेड़ी फसल ले सकते हैं, ठीक है। और एक और बात है, जैसे पहले ये थी बात कि पौधा फसल में पैदावार कम होती थी, पेड़ी में ज़्यादा होती थी, अब उल्टा हो गया है। अब पौधा फसल ठीक पैदावार देती है और पेड़ी में कम निकलता है गन्ना। तो ये जो कारण बने, ये रासायनिक पद्धति के कारण और उसमें भी गलत तरीके से उर्वरकों का और पेस्टिसाइड का प्रयोग करने के कारण। यदि अच्छी सूझबूझ के साथ उसको भी किया जाए तो उसमें भी अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है, लेकिन
सूझबूझ है नहीं, सब आदमी अपनी सुविधा के अनुसार मोड़ लेते हैं चीजों को, है ना, इसलिए वो दिक्कत आ रही। तो कई वर्षों तक हमें गन्ना लेना है। जब आप प्राकृतिक खेती करेंगे तो ये अनुभव पाएंगे, जैसे अभी रासायनिक खेती में 7-8 गन्ने अधिकतम होते हैं, मतलब यानी कि कल्ले फूटने की जो प्रक्रिया है गन्ने में, और जब हम प्राकृतिक खेती प्रारंभ कर देते हैं तो दूसरे वर्ष, पहले वर्ष तो बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिलती, लेकिन दूसरे वर्ष से आप देखेंगे कि 15 से 21 कल्ले, यानी कि एक मेढे में आपको 21 तक गन्ने मिल जाएंगे। तो इससे साबित होता है कि जब गन्नों की संख्या ज़्यादा होगी खेत में, जब भी तो पैदावार ज़्यादा होगी, है ना। तो ये इससे साबित होता है। अब बात आती है कि गन्ना की शुरुआत कैसे करें, मतलब प्राकृतिक खेती की शुरुआत कैसे करें और गन्ने की फसल की शुरुआत कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ज्यादातर लोगों ने जिले में काम शुरू किया और बीच में छोड़ दिया। अभी जब सुबह हम आए तो एक सज्जन कह रहे थे कि मैंने करेला लगाया था और सब चौपट हो गया। देखो एक बात है ना, ये फोन थोड़ा साइलेंट पर कर लें। प्रशिक्षण का मतलब क्या है? देखो एक बात है शिक्षण और एक है प्रशिक्षण। शिक्षण को में क्या है कि एक ही बार जो चीज बता दी बात खत्म। प्रशिक्षण में बार बार उसी चीज को दोहराना, और वो इसलिए कि जब तक वो आपके जहन में बात उतर ना जाए, तो उसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं। और हम लोगों का काम इसीलिए प्रशिक्षण का है। शिक्षण का कार्य स्कूलों में होता है। एक बार सभी से अनुरोध है, कृपया फोन साइलेंट पर कर लें, क्योंकि इससे ना वो गड़बड़ होता है जो है ना। और किसी को बहुत अर्जेंट कोई फोन आ जाता है तो बाहर जाके बात करें, ठीक है। तो सभी से अनुरोध है कि आप जो है ना साइलेंट पर करें प्लीज, क्योंकि अब यहाँ 30-40 लोग हैं तो बजते रहेंगे फोन, है ना। तो उससे फिर क्या है, तारतम्य टूट जाता है और गड़बड़ हो जाती है। अब शुरुआत कहाँ से करनी है कि जैसे अब कुछ खेतों में आपने गेहूं बो रखा होगा। गेहूं काटने के बाद जब मानसून की पहली वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है, उससे पहले आप पलेवा करके भी आपको मानसून पूर्व शुष्क बुआई करनी है, ठीक है। अब वो मानसून पूर्व शुष्क बुआई क्या है? वो ये है कि भाई देखो आपस में और फोन पे बात नहीं करो, यहाँ बात करनी है बाहर जाके करो। एक आदमी की वजह से सारा होल डिस्टर्ब हो जाता है। ये विनम्र अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है। तो जैसे ये है, आप देख रहे हैं, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये हमने अपने खेत में किया था PMDS। तो इसमें 9 फसलों का चयन करना है हमें। दलहनी फसल लेनी है 2, जैसे उर्द और मूंग। अनाज वाली फसल लेनी है जैसे मक्का और ज्वार। तिलहनी फसल लेनी है जैसे तिल और सूरजमुखी। हरी खाद वाली फसल लेनी है सनई प्लस ढैंचा। और फूल वाली फसल लेनी है गेंदा। तो ये 9 फसल हो गई, ठीक है जी। इन सारी फसलों का बीज हमें लेना है, और जैसे हरी खाद की बुआई करते हैं ऐसे हमें हरी खाद की बुआई करनी है खेत में, ठीक है जी। ये बात समझ में आ गई। कुछ लोग अभी भी ढैंचे वगैरह की बुआई करते हैं बरसात के दिनों में, ये वही प्रक्रिया है सेम, लेकिन इसमें फसलें 9 रखनी है। अच्छा, अब बात ये अगला प्रश्न खड़ा होता है कि कितना बीज डालें। मोटा फार्मूला ये है कि जिस फसल का जितना बीज आप सामान्यतः डालते हैं उसकी 1/4 मात्रा प्रयोग करनी है आपको। अब ये संस्तुत मात्रा है बीज की, यानी कि उर्द का 8 किलो बीज लगता है 1 एकड़ में, यदि आप अकेले उर्द की बुआई करें। ये सारी फसलों का वो बीज की मात्रा लिखी गई है जो सामान्य बुआई करने पे लगता है। अब PMDS में कितना लेंगे ये आगे की टेबल में दर्शाया गया है ना। जैसे उर्द का केवल हमें 2 किलो बीज लेना है, 1 एकड़ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी। मूंग का 2 किलो लेना है, मक्का का 10 किलो लेना है, ज्वार का 10 किलो, ढैंचा 10 किलो, सनई 10 किलो और सूरजमुखी 1 किलो, तिल 600 ग्राम
और गेंदा 250 ग्राम। इस तरह से इस मात्रा में ये 9 बीज हम लेंगे और इनको सबको मिला के, या कुछ बीज ऐसे हैं जैसे मक्का का मोटा दाना है उसको अलग बखेर सकते हैं, क्योंकि सबको एक साथ मिला के हो सकता है बखेरने में दिक्कत आए, है ना। तो ये बुआई कर देनी है, या तो बारिश हो जाए, और बारिश नहीं होती तो आप खेत की पलेवा कर लें, और उसके बाद जब खेत तैयार बढ़ा हुआ आ जाए तो इसकी बुआई कर दें। ठीक है जी। जब ये फसल 45 से 50 दिन की हो जाएगी तो फिर इसको, जैसे हरी खाद को आप खेत में पलटते हैं वैसे ही इसको पलटना है ना। तो 45-50 दिन पे ये पलट देते हैं इसको, और अच्छे से इसको 2-3 बार जुताई करके मिट्टी में मिला देते हैं। अब बात यह है कि इस काम को करने का फायदा क्या है। सबसे पहला बिंदु इसमें लिखा है कि खरपतवार नियंत्रण में सहायक है। एक पद्धति है एलिलोपैथी, किसी ने यदि पढ़ा हो इसके बारे में। एलिलोपैथी क्या है कि प्रकृति ने ये व्यवस्था दी है कि जैसे एक आम कहावत है कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं रहती। ये तो खूब सुनी होगी आपने, है ना, कि एक म्यान में एक ही तलवार आती है। तो ये वो सिद्धांत है। तो प्रकृति का अपना सिद्धांत है। जैसे मैं वहां गया जब हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर में बंदरों का बहुत प्रकोप है। तो वो जो है जम्बूद्वीप, वहां उन्होंने क्या कर रखा कि 2 लंगूर पाल लिए, तो बंदरों की समस्या समाप्त। इस बात से सहमत है आप? ये प्रकृति की व्यवस्था है। ठीक है। तो क्या है, जैसे तिल की फसल है, इसमें तिल की फसल जिस खेत में एक बार आप बोलेंगे तो उसमें उस खेत में फिर खरीफ सीजन में जमने वाले तमाम खरपतवार खेत से कम 5-6 साल के लिए गायब हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से उर्द का और लोबिया का आपने अनुभव किया होगा। जिस खेत में मोथा ज्यादा होता है, जो पुराने अनुभवी लोग हैं वो क्या करते हैं, उस खेत में उर्द बो देते हैं या लोबिया बो देते हैं 1 बार 2 बार, तो फिर उस खेत से मोथा गायब हो जाता है। ठीक है। और एक जैसे आपने देखा होगा, जैसे आम के पत्ते हैं, आम के पत्ते जिस स्थान पे हम डाल देते हैं एक बार, जैसे गन्ने में पत्ती फैला दें, अगर किसी का बगीचा अपना है और वो अपने बगीचे में से आम के पत्ते उठाकर उसकी मल्चिंग कर दे, तो बहुत सारे खरपतवार आपके कई वर्षों तक नहीं जमेंगे। ये एलिलोपैथी है। अब इस पद्धति पे काम हो रहा है, अभी बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ कि कौन कौन सी फसलें बोने पे कौन कौन से बीड्स भागते हैं, और अभी एक और विषय पे काम चल रहा है। मतलब अब खेती का पूरा सिस्टम बदलने वाला है, क्योंकि बदलना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत होगी। एक और क्या है कि कुछ मित्र कीट भी पहचान लिए गए हैं कि जो विशेष रूप के खरपतवारों को खा के खत्म कर देते हैं। जैसे अभी ट्राइकोग्रामा की बात कर रहे थे, दुश्मन कीट को खा के खत्म कर देता है। तो इसी तरह कुछ ऐसे मित्र कीटों की पहचान की जा रही है कि वे कीट स्पेशल तरह के, मान लो मेरे खेत में मोथा है, तो मोथे को खा के खत्म करने वाला कौन सा कीट है वो हम लाएंगे कहीं से, और उसको जो है खेतों में प्रवाहित कर देंगे, और वो मोथे की समस्या गायब। अब ये पद्धति आने वाली है। ठीक है। अभी भी इस पर काम चल रहा है। ठीक है जी। अच्छा, जब हम इसको पलटते हैं, इतनी सारी फसलें हैं, तो बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर बढ़ जाता है खेत में। तो उससे क्या है, जो हमारा जीवांश कार्बन जिसकी हम बात कर रहे थे, जैसे हमने अपने खेत का कराया यहाँ का, तो 0.37% है, तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ने लगता है, तो ये बढ़ता है। और ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा, तो जैसे मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो आपकी पैदावार बढ़ेगी। आपको अब खेती में 2 ही बातों का ध्यान देना है कि जमीन का ऑर्गेनिक मैटर बढ़ाना है और जमीन में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ानी है। यदि आपने ये दोनों चीज बढ़ा ली तो आपकी खेती फिर दोबारा से लहराने लगेगी, और आप जो फसल चाहोगे वो पैदा होगी और आपकी इच्छानुसार पैदावार देगी। जब ऑर्गेनिक मैटर बढ़ेगा तो जल धारण क्षमता भी बढ़ेगी, और ये सब काम करने से मृदा की रासायनिक एवं भौतिक तीनों तरह की संरचना सुधरती है। ठीक है। अच्छा, इन फसलों को बोने से क्या है कि जो सूक्ष्म जीवाणुओं की हम बात कर रहे,
तो जैसे किसी फसल के होने पे सूक्ष्म जीवाणु और फलते फूलते हैं, जैसे हमने कल बताया था कि यदि हम जब जीवामृत बनाते हैं उसमें जो हम बेसन डालते हैं वो प्रोटीन है, और प्रोटीन को खा के फलते फूलते हैं जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु। तो इसी तरह से इन सूक्ष्म जीवाणुओं का इन फसलों से भी ताल्लुक है। कोई जीवाणु कोई सी फसल को पसंद करता है, कोई किसी को। तो ये ऐसा करने से सूक्ष्म जीवाणु भी हमारे खेत में फलते फूलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जरा वीडियो है क्या? चलिए रही। ये एक वीडियो थी कि इसको पलटने का कार्यक्रम, चलो आगे बढ़ाओ, है ना। अब गन्ना बुआई का जो समय है वो प्राकृतिक खेती में सबसे उत्तम समय है असोजी गन्ना, जिसे आप कहते हैं, सितंबर माह में। अब असोजी गन्ने में भी एक चूक हम लोग करते हैं कि अक्टूबर में ले जाते हैं। देखिए, असोजी जो नाम दिया गया ना, असोजी का मतलब असोज के महीने में बुआई पूरी हो जानी चाहिए, और सितंबर के शुरुआत में जितना जल्दी आप इसकी बुआई कर देंगे उतनी ही बढ़िया पैदावार देगा आपका गन्ना। दूसरा समय है बसंतकालीन, मार्च के महीने में। मई का गन्ना आप प्राकृतिक खेती में बोओगे तो आपको सफलता हाथ नहीं लगेगी, विफलता हाथ लगेगी। और पहली बार ही आपने ये गलती कर बैठे तो आप कान पे लपेटा दे लोगे और अड़ोसी पड़ोसी को भी कह दोगे कि ये गलती, मैं तो आ गया था डॉक्टर साहब की बातों में, प्राकृतिक खेती की भूल तुम मत करना, है नहीं। तो ये स्थिति बनेगी। मैं बहुत सारी बातें स्पष्ट आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हुआ जी है, हाँ वही, ठीक है ना। तो मेरा खेत बैठा है। आगे बढ़ते हैं, चलो जी हसनैन जी, अब जल्दी आगे बढ़ो। अब बात ये आती है कि बीज का चुनाव। बीज का चुनाव में क्या बात ध्यान रखनी है आप जानते हैं सब, लेकिन फिर भी क्योंकि जब हम बात कर रहे थे भाई ये ध्यान रखना है प्राकृतिक खेती शुरू करने के लिए कि अगर जो किसान पहले से प्राकृतिक खेती कर रहा उसी से आप बीज लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसमें कीड़े बीमारी बहुत कम आएंगे। आप रासायनिक खेती वाला बीज लेंगे तो 2 साल तक उसमें खूब कीड़े बीमारी आएंगे, ये बात है। अच्छा, बीज 8-10 महीने का पुराना होना चाहिए, ये आपको पता ही है। आंख उभरी हुई होनी चाहिए और बीज वाला गन्ना स्वस्थ कीट रोग रहित होना चाहिए। और इसमें भी यदि आप जैसा पहले से कहते रहे हैं कि यदि ऊपर का हिस्सा बोएं तो वो ज़्यादा बढ़िया है। अब बात आती है कि एक तो रासायनिक खेती में भी अब हमें वैरायटी बदलनी पड़ेगी, लेकिन प्राकृतिक खेती में विशेष रूप से यदि आप प्रजातियों पर ध्यान नहीं देंगे तो भी आपका कार्यक्रम फेल हो जाएगा। ठीक है जी। ये 4 वैरायटी हमने जो खुद बो के जिनका अनुभव किया उनको मैं आपके सामने डिस्क्राइब कर रहा हूं। एक है COLK 14201, दूसरी है COS 13235, तीसरी COJ 88 और चौथी CO 98014। ये 4 प्रजाति हैं। इनमें CO 9814 और COJ 88 ये 2 पुरानी है, ये 2 नई है। COLK 14201 ये दोनों और ये COS 13235 ये नहीं है। आगे अब ये इसके बारे में COLK 14201 जो वैरायटी है ये लखनऊ में जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वहां से ही विकसित की गई है और अगेती पड़ जाती है। और इसका गन्ना सीधा खड़ा रहता है और बंधाई की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इसकी हाइट कम है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे पहले 84-36 पड़ जाती है ना, 84-36। बेधक कीटों का प्रकोप है लेकिन कम है, मतलब इसको एकदम ये नहीं कह सकते कि इसमें कीट का प्रकोप नहीं है। लाल सड़न रोग जो जिसकी वजह से अब ये बेधक कीट और लाल सड़न की वजह से तो आपका 0238 जाने वाला है। इसमें लाल सड़न रोग के लिए प्रतियों मध्यम रोग रोधी है, मतलब एकदम ये तो नहीं कह सकते कि इसमें आएगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं कि तुरंत आ जाएगा, आप लगाओगे और तुरंत इसमें लाल सड़न आ जाए। ठीक है। इसकी जो विशेष बात है प्राकृतिक खेती करने का भी फिलहाल जैसे आप लोग जागरूक लोग हैं और जो लोग अभी प्राकृतिक खेती करेंगे तो उनको फायदा और ज़्यादा जब भी मिलेगा जब इसका गुड़ शक्कर बनाया जाए और उसकी मार्केटिंग की जाए, तो फिर आपकी इनकम 2 गुना 3 गुना हो जाएगी। ठीक है जी।
तो उसके लिहाज से ये बहुत बढ़िया है। इसका गुड़ सुनहरे रंग का है और स्वादिष्ट है, अच्छी गुणवत्ता का है। ठीक है जी। ये इसके लक्षण आप देख सकते हैं। मतलब गन्ना इसका, आंखें अंदर से ठोस है और हाइट ये है इसकी, है ना। दूसरी वैरायटी है जो COS 13235। ये उत्तर प्रदेश गन्ना शोध परिषद से विकसित हुई है और ये भी अगेती किस्म है। इसका गन्ना सीधा है, मोटा है, मध्यम कड़ा है, मतलब ज्यादा नरम भी नहीं है और ज्यादा सख्त भी नहीं है, सफेदी लिए है और गन्ना इसका खूबसूरत है, सुंदर है गन्ना देखने में। औसत उपज इसकी 810 से 920 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है और ये भी लाल सड़न के प्रति मध्यम रोगरोधी है और पेड़ी फसल अच्छी पैदावार देती है। कीट एवं रोगों का प्रकोप न्यूनतम है, कीड़े तो इसमें है नहीं। एक जो वो बीज की गोब काली पड़ जाती है, उसको कहते हैं स्मट, है ना, स्मट, वो इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, वो जो आप कहने वाले उसके बारे में मैं बता देता हूँ। एक ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि इसमें फुटाव शुरू हो जाता है, आंखें फूट आती हैं। वो समस्या रासायनिक खेती में है, प्राकृतिक खेती में वो समस्या नहीं है, क्योंकि वो पानी और यूरिया ज्यादा लगाने की वजह से आंखें पहले इसकी उभरी हुई है और जब हम यूरिया और पानी ज्यादा देंगे तो बहुत जल्दी फुटाव शुरू हो जाता है। ठीक है जी। तो वो समस्या रासायनिक में है, प्राकृतिक में वो समस्या नहीं आएगी। ठीक है, यही तो बात थी आपकी। ठीक है, एक क्या है कि चीनी का पत्ता 15,023 के मुकाबले कम है, इसलिए चीनी मिल वाले भ्रांति फैला रहे हैं, आपको भ्रमित कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात यह है कि देखो, पहले तो हमने गलती की कि पूरे एरिया में 0,238, अब मान लो 0,238 को रिप्लेस करके फिर एक प्रजाति पे जाएंगे तो वो बहुत गलत होगा। और किसान लोग कहते हैं जी वो मिल वाला मना कर रहा, मिल वाले केवल 15,023 को कह रहे हैं। 15,023 मैंने लगाई थी और वो मैंने खत्म करके उसमें गेहूं बो दिया। उसमें लाल सड़न भी है, उसमें सारे होरर भी हैं, सारी समस्याएं हैं, है ना, बेकार वो। और प्राकृतिक में वो चलेगी नहीं। रासायनिक में आप 20,000 रुपये बीघा खर्चा करके हो सकता है उससे पैदावार ले लो, लेकिन वो उसका मतलब कुछ नहीं। अगर आपको पैसे नहीं बचे, मतलब उतना ही आपने खर्च कर दिया, उतना ही आपको रिटर्न मिला, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है जी। ये देखिए, इसकी आंखें उभरी हुई हैं, इस तरह का इसका गन्ना है, लंबा सीधा सुंदर, है ना। और ये इसकी शायद अगस्त की फोटोग्राफ है, अगस्त में शायद हमने ली थी, ये हमारे खेत की फोटो है। आगे एक जो बिल्कुल फ्री की, मतलब बिना लागत की प्रजाति है 98,014, कुछ लोगों ने बो के छोड़ दी, किसान के हित की है। ठीक है, ये शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट करनाल से ये विकसित हुई है, काफी पुरानी है। ये बढ़ती बहुत है और गिर जाती है, 3 बार 4 बार बांधनी पड़ेगी आपको, अगर नहीं बांधोगे तो गिर जाएगी। पतला गन्ना है और जल प्लावित यानी कि जहां पानी भरने की समस्या, उनमें भी ये बढ़िया परफॉर्मेंस देती है। कीट रोग से पूर्णतया मुक्त, ना कोई कीड़ा है ना कोई बीमारी है, कम लागत वाली प्रजाति है और प्राकृतिक खेती के लिए उपयुक्त है। और इसमें जंगली जानवर भी नुकसान नहीं करते। बस गड़बड़ कहाँ है? छिलाई कटाई में हाँ, ये ठीक है कि छिलाई में थोड़ी सी दिक्कत है, सख्त पत्ती चिपकी रहती है ना। ठीक है, लेकिन वर्तमान समय के लिए ये उपयोगी साबित होगी, क्योंकि एक बात बताइए, इतना बीज किसी संस्थान के पास नहीं कि जो आप एकदम से 0,238 को रिप्लेस कर दें। तो अगर 0,238 को रिप्लेस करना तो कुछ क्षेत्रफल में आप इसको भी अपनाएं। और यदि आपने प्राकृतिक खेती में इसको चुन लिया और 13,235 को चुन लिया तो आप खुश हो जाएंगे पहले ही वर्ष में कि भाई वाह, मजा आ गया, है ना। ठीक है नहीं। ये अनिल कुमार लक्ष्मीचंद जी, हैं? इसमें पड़ता कितना है? अलीपुरा लिख रहा है। है वो मिली और मिल वाला देखेगा, तुम मत देखो। देखो एक बात सुनो, है हाँ, गुड़ बहुत बेहतरीन बनता है। और सुनो, देखिए एक बात सुनो, कम है जी रिकॉर्ड। हाँ, गुड़ रिकॉर्ड गन्ने का या गुड़ का? देखिए ऐसा चीनी मिल वाला 13,235 को भी रिजेक्ट कर रहा है
13,235 का भी हमने गुड़ बनवाया था, तो 12.5% रिकवरी आई गुड़ की। इतना कम नहीं है जितना वो कह रहे हैं, है ना। इसी तरह से इसका भी चीनी का पड़ता ठीक है, पर हाँ 15,023 क्योंकि उसमें 19% तक है, तो उसके मुकाबले की तो नहीं है, 0,238 के मुकाबले की भी नहीं है। अब मान लो 0.2% कम है ना, वो एट पार ही तो है। अब उसको 0.2% कम है और उसको नहीं भाई इसमें तो कम ऐसे नहीं लेते, ये गलत बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारी खेत की फोटोग्राफ है, ये भी अगस्त की है फोटोग्राफ। इस तरह से लंबा सीधा बढ़ता है इसका। एक वैरायटी है प्राकृतिक खेती के लिए, ये भी पुरानी प्रजाति है, COJ 88। ये भी ना इसमें कीड़ा ना बीमारी, पैदावार थोड़ी सी कम है लेकिन 55 से 60 कुंटल निकल आती है। ये 3 वर्ष तक रही हमारे पास। चौथे वर्ष क्या हुआ कि बेटे ने इसको रेटून मैनेजर से काट दिया ऊपर से, है ना, चौथे वर्ष की पेड़ी रखने के लिए। तो रेटून मैनेजर से काटने पे क्या हुआ कि वो सारे, और वो उसको ठीक से चला नहीं पाया, सारे झुंडे हिल गए और वो फिर बहुत कम फुटा हुआ। तो फिर वो हमने खेत खत्म करके उसमें फिर 98 किलो 14 बो दिया था। तो लेकिन अब इस बार फिर मैं इसका बीज कहीं से अरेंज करके दोबारा इसको लाऊंगा, क्योंकि इसका गुड़ बहुत टॉप क्वालिटी का है और गुड़ की रिकवरी भी इसमें थोड़ी सी कम है, लेकिन रेट इसका बहुत अच्छा मिलता है और ग्राहक इसके गुड़ पर टूट कर पड़ता है। ये तो 85 की समय है 85 की समय नहीं, ये थी तो अगेती में मिलों ने धकेल कर दियो 85 में, ठीक है। लेकिन क्योंकि हमें प्राकृतिक खेती करनी है तो, और गुड़ बनाना, शक्कर बनानी, तो फिर अगेती 85 का कोई खास फर्क नहीं पड़ना, है ना, ठीक है। ये इसके फोटोग्राफ है। अच्छा एक बात और है, पूरे वर्ष इतना हरा भरा खेत रहता है। जैसे एक बात कहते हैं ना कि पैदावार थोड़ी कम हो जाए लेकिन खेत बढ़िया सुंदर दिखना चाहिए। वर्ष भर पूरा सुंदर दिखता है खेत, चारा खूब है, चारे की इसमें कोई समस्या नहीं, अगोला ज्यादा है इसमें, ठीक है। तो ये अपनी जो है मतलब स्वयनुभूत जो अनुभव मैंने किया वो आपके सम्मुख ये बातें मैंने रखी। अब बात आती है खेत की तैयारी। जब आपने PMDS कर लिया और सितंबर के महीने में या तो वर्षा हो जाएगी, और अगर वर्षा नहीं होती है तो फिर आपको पलेवा करनी है। तो पलेवा के समय आपको 400 लीटर जीवामृत प्रति एकड़ सिंचाई के पानी के साथ लगाना है। अगर बारिश हो गई है तो जीवामृत आपको जमीन पे ऊपर बखेरना है किसी भी तरह से, है नहीं। तो ये मतलब खेत की तैयारी के समय चाहे उसको आप स्प्रे कर सकते हैं या जगह जगह जैसे बाल्टी ली, मग्गा लिया, उससे जगह जगह छिड़क दिया, या स्प्रे मशीन में को आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। खूड़ पाड़े का करते जी? नहीं, वो ना खेत तैयारी करने के समय की बात है, अच्छा ठीक है। मतलब जब आपकी पानसा आ गई उस समय ये काम होना जरूरी है। या तो पानी के साथ लगा दिया आपने तो वो पहले ही लग गया, नहीं तो जब पानसा आ जाए जोतने से पहले ये काम करना है कि 400 लीटर उसमें जरूर लगाना है, ठीक है। अब पलेवाते ही फिर खेत की तैयारी करें। एक बात ये है इसमें प्राकृतिक खेती में कि कल भी मैंने ये बताया था कि बुआई करने की कोशिश करनी है उत्तर दक्षिण, ठीक है। आगे बढ़ो। अब जो है इसको जो है जैसे ये ट्रेंच विधि में बोना है, ये अनिवार्यता है, ये अनिवार्यता है प्राकृतिक खेती में। ट्रेंच विधि में इसलिए बोना है प्राकृतिक खेती में, एक तो चौड़ाई देने के लिए, एक पानी कम लगता है ट्रेंच विधि में। सामान्य बुआई में आप एक तरफ से खेत को भरते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा लगता है, तो फिर आपकी पैदावार कम होगी, ठीक है जी। तो इस तरह से ट्रेंच बना के फिर आप जैसे ये खूड़ बन गए तो इसमें जो पीछे मैंने लिखा था 400 किलो घनजीवामृत इसमें डालना है खूड़ में, DAP की तरह, जैसे आप DAP पोटास डालते हो गन्ने के टुकड़े डालने से पहले। हाँ, इसकी एक खासियत है कि आप इसको गन्ने के टुकड़े डालने के बाद भी डालोगे तो कोई हानि नहीं। रसायनों में ये दिक्कत है, वे आँख खराब कर देते हैं, इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है। गन्ने के टुकड़े डालने से पहले या गन्ने के टुकड़े डालने के बाद
आप घन जीवामृत डाल देंगे। घन जीवामृत क्या है कि कल मैंने बताया था कि आपको गाय का गोबर सुखाते रहना है, सुखा के उसका ढेर लगा लेंगे। जब आपको गन्ने की बुआई करनी है तो मान लो 1 एकड़ खेत की बुआई करनी है तो 4 कुंटल गोबर लो उसमें से सूखा हुआ, और उसमें 40 लीटर जीवामृत मिला लो और उनको जूट के बोरों में भर के रख लो। दूसरे तीसरे दिन फिर खेत में इसे ले जाके खूड़ में डाल दो, तो ये होगी आपकी खाद की खुराक। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि खूड़ से खूड़ की दूरी 4 से 5 फुट रखनी है, और 1 आंख के या 2 आंख के टुकड़े प्रयोग किए जाए तो बेहतर है। 1 आंख के में थोड़ी सी ये दिक्कत रहती है कि पानी में ऊंच नीच या कहीं थोड़ी बहुत होगी ना तो मोर्टेलिटी ज़्यादा रहती है, तो 2 आंख के आप प्रयोग कर सकते हैं, वो आपका अपना इशू है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ो। ये कल भी बताया था मैंने, बीज उपचार करना है इस तरह से बीजामृत में। तो बीज उपचार करने से क्या होगा कि जमाव प्रतिशत बढ़ जाएगा। जो आंखें कुछ दबी हुई हैं वो पानी पी के फूल जाएंगी और तुरंत जमा होगा। जो जीवाणु जमीन में भूमि जनित और बीज जनित रोग हैं वो नियंत्रित होंगे। ये इसका फायदा है। ठीक है। ये क्या मिनट तक करना है जी? ये 15 मिनट तक डूबना चाहिए, क्योंकि जब तक पानी पी ना ले टुकड़ा और वो अंदर तक ना पहुंच जाए, है नी, जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतनी ज्यादा देर डुबोना पड़ेगा, जितना छोटा टुकड़ा उतनी कम देर में काम कर जाएगा। लेकिन एवरेज 15 मिनट आप मान के चलिए। ठीक है जी। 15 मिनट से ज्यादा नहीं डुबो सकते। आप 12 घंटे बो देंगे, डुबो दें तो और बढ़िया रहेगा। जैसे मान लो आप, क्योंकि एक बात है ना, सारा काम एक साथ नहीं होता। जैसे आप कल को बुआई करनी, आज शाम को इसे अपनी व्यवस्था करके किसी हौज में, नाली में, क्योंकि ज़्यादा बीज बोना होता है या ज़्यादा ड्रमों की संख्या में एक साथ डुबा के छोड़ दीजिए और अगले दिन बुआई करिए। गजब का जमाव, मतलब फिर कोई आंख बचेगी नहीं जो जमे ना, ऐसा होगा। ठीक है। मतलब 15 मिनट मिनिमम की सीमा है, अधिकतम आप 12 और 24 घंटे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका ये गन्ने का बीज गलने वाला नहीं है, मजबूत है। ठीक है। अच्छा, अभी अब बात आती है कि जीवामृत कितना प्रयोग करना है। ये 400 लीटर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई, जब भी आप सिंचाई करेंगे गन्ने की तो उसमें 400 लीटर जीवामृत आपको लगाना है। हम तो ऐसे करते हैं तरीका कि ये हमने एक टैंक बनवा रखा है, ये ट्रैक्टर के साथ अटैच हो जाता है, ड्रम से इसमें पलट लेते हैं और फिर वहाँ नाली में रख देते हैं, इसके नाली के पास, और पाइप लगा के नाली में छोड़ देते हैं। एक बार चलाते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि कहाँ मैं इसको सेट करूँ, ताकि ये जितने घंटे में आपका खेत भरेगा उतने घंटे में धीरे धीरे ये निकल जाए। ठीक है जी, ये बात है। अब अगला जो ये मेन विषय है इसका कि स्प्रे करने होते हैं। देखिए, मेरा जो अगर उत्पादन कहीं कम है अभी और कीड़े बीमारी की समस्या है, वो इसलिए कि मैं स्प्रे नहीं कर पाता समय अभाव के कारण। ठीक है, तो इसमें स्प्रे का शेड्यूल है। पहला छिड़काव जो करना है आपको गन्ने की बुआई के 1 महीना बाद, और पानी रहेगा उसमें 100 लीटर और जीवामृत रहेगा 5 लीटर। ये 1 एकड़ में इस तरह से स्प्रे करना है। दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 21 दिन बाद, इसमें पानी 150 लीटर और जीवामृत 10 लीटर। तीसरा छिड़काव दूसरे स्प्रे के 21 दिन बाद, मतलब 20-21 दिन का डिफरेंस रखना है। पानी 200 लीटर और जीवामृत 20 लीटर। आगे बढ़ो जी। चौथा छिड़काव तीसरे छिड़काव के फिर 21 दिन बाद, ये काहे का रहेगा, खट्टी छाछ का। 200 लीटर पानी और 5 लीटर खट्टी छाछ। पांचवा फिर इसका रहेगा जीवामृत का, और छठा, और पांचवें और छठे का कंसंट्रेशन एक ही रहेगा, 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामृत। 20% तक के स्प्रे के किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है। यदि इतने स्प्रे आप कर लेंगे तो ये सब क्यों बताया गया कि ये कीटनाशक भी है, ये फफूंदीनाशक भी है, और ये आपका वो भी है, उर्वरक भी है ना। जितने अभी डॉक्टर हसनैन ने और इन्होंने बताया आपको कि ये जीवाणु हैं, वो कीट हैं, मित्र कीट हैं, वो सब इसमें
आपके घर की व्यवस्था है वो सारे इनमें मौजूद है, और वो सब व्यवस्था आपकी प्राकृतिक रूप से आपके खेतों में बननी शुरू हो जाएगी। ठीक है। अब बात है सिंचाई की। सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण बात रखती है। अब सारे आप अनुभवी लोग बैठे हैं, और आप कई जैसे वो थे कल सोरण सिंह, ये सोच सकते हैं कि भाई बताओ ये हमें सिंचाई करना सिखाएंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि व्यक्ति कितना ही ज्ञानवान हो और कितना ही बड़ा हो जाए, मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। ठीक है ना। और बहुत सारी बातें हैं, बारीकियां हैं। तो ये इसमें दो ही विधि हमें अपनानी है सिंचाई की। ऊपर आप देख रहे हैं हमने ये लगवाया है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो ये सबसे बेस्ट सिस्टम है, आसान है, और इसको जैसे ये डॉक्टर सुरेंद्र सिंह बैठे हैं, मैं हूँ, या और सुधीर जी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो खेती के अलावा कुछ और भी करते हैं। तो खेती में उतनी मेहनत करने की आदत है नहीं। मतलब यदि इस ग्रुप में भी कुछ लोग ऐसे बैठे होंगे कि जैसे खासतौर से रेतली जमीन में, जैसे इनका रविंद्र जी का डंडे का चक है और हमारे खेत हैं, उनमें यदि नहर का पानी फेरना पड़ जाए तो हर किसी के बस का नहीं है। नक्का फेरने की हिम्मत हर एक किसी में नहीं, अब है ना। तो वो मेहनत इसमें कुछ नहीं, केवल गेट वाल खोलनी है और पानी चालू। मतलब आप पैंट शर्ट पहन करके भी खेत में पानी लगा सकते हैं, क्योंकि ना आपको खेत में घुसना, ना कुछ करना, ना गारा में घुसना, ना फावड़ा चलाना, जाके ट्यूबवेल ऑन करनी है, और जिस खेत में आपको पानी चलाना वो वाल्व ऑन करना है। सिंपल सा तरीका है। 1 एकड़ खेत में 2-3 घंटे ट्यूबवेल चलानी है, बस इतना इसका काम। ठीक है जी। दूसरी विधि है, जैसे क्योंकि अब सब खेतों में एक साथ से पाइपलाइन नहीं बिछ सकती, तो एकांतर नाली सिंचाई विधि, पहली 2 या 3 सिंचाई तो सारी नालियों में करनी है। तीसरी चौथी सिंचाई से हमें क्या करना है, एक नाली छोड़नी है, एक में पानी देना है। मतलब शुरुआत यदि पहली से करेंगे, पहली नाली भर देंगे, दूसरी खाली छोड़ देंगे, तीसरी भर देंगे, फिर चौथी खाली छोड़ देंगे। जब उससे अगला पानी लगाएंगे, फिर दूसरी, पहली को खाली छोड़ देंगे, दूसरी में लगाएंगे। इस तरह से ये पानी इसमें लगाना है, और इस व्यवस्था का यदि आप ध्यान रखेंगे तो फिर पैदावार आपकी बढ़िया होगी। ठीक है जी। आगे बढ़ो। एक जो बात है कि गन्ने में आच्छादन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गन्ना एक ऐसी फसल है जिसको हमने ट्रेंच में बोया तो बीच में खाली जगह काफी रह जाती है। तो उसके कई सारे तरीके हैं, कल भी मैंने चर्चा की थी कि दलहनी फसलों को प्राथमिकता दी जाती है कि बीच में हम दलहनी फसल जरूर बोएं। जरूरी नहीं उनसे आप दाल प्राप्त करें, चाहे आपको वे उसी में पलटनी पड़े, लेकिन दलहनी फसलें बोएंगे तो वायुमंडल से जो नाइट्रोजन खींच करके आपके पौधों को देंगी। तो ये काम प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन आपको उपलब्ध कराती रहती है सह फसलें। और दूसरा फायदा ये कि खरपतवार नियंत्रण हो जाता है। ठीक है जी। और ये काम आप करते भी हैं, और ऐसा कोई मुश्किल काम नहीं। अच्छा, इसके फायदे हैं कि भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, और आपकी जो फसलों का जो जड़ तंत्र है उसके आसपास उचित नमी और उचित तापक्रम बना रहता है। और जो बात हम कर रहे कल से बार बार सूक्ष्म जीवाणुओं की और केंचुए, वे भी बहुत अच्छा कार्य करते हैं अंधेरा होने की वजह से। ठीक है जी। आगे बढ़िए। ये जैसे काष्ठाच्छादन का तरीका है गन्ने में, गन्ने की पत्ती, धान की पुराड़ या घास फूस, जो आप चीज आपके पास उपलब्ध है वो इसमें बीच में कर देंगे। एक कुछ खेतों में कई बार ऐसा होता है कि खरपतवार की समस्या ज्यादा होती है, या आपने गोबर की खाद डाल दी तगड़े से करके, तो उसमें भी खरपतवार ज्यादा जमता है, क्योंकि गोबर की खाद हम कच्ची डालते हैं, अधपकी, कुछ कच्ची, कुछ अधपकी, कुछ पकी हुई, ऐसे मतलब कूड़ी डालते रहते हैं, और जिस दिन डालना शुरू किया उससे पहले दिन तक उस पर गोबर पड़ता रहता है। तो उस स्थिति में खरपतवार ज्यादा जमते हैं। तो उसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि लकड़ी का जो बुरादा आता है उसको फैला सकते हैं। और लकड़ी का बुरादा क्योंकि वो कॉम्पैक्ट फैल जाता है और वो जरा से भी खरपतवार को ऊपर नहीं निकलने देता। तो एक बार आप ये क्रिया कर देंगे तो वो खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा है। एक जैसे आजकल ये सरसों का भूसा, सरसों के भूसा भी अब मिलने लगा है क्योंकि मशीनें इस तरह की आ गई हैं हार्वेस्टिंग की।
कि वो भूसा बना देते हैं, उस भूसे से भी आप जो है ये आच्छादन कर सकते हैं। ये तरीका काष्ठ आच्छादन का कहलाता है, ठीक है। और एक है ये जो छोटे ट्रैक्टर से, रोटावेटर से आप जुताई करते हैं, ये तो आप करते ही हैं, लेकिन इस विधि से हानि क्या है कि जितनी बार हम खेत को जोतेंगे तो हमारा ऑर्गेनिक कार्बन उतना ही कम होता जाता है, उड़ता है ऑर्गेनिक कार्बन। तो इसलिए कम से कम जुताई हमें करनी है, ये ध्यान रखना है। नमी में जो तब भी उड़ता है। हाँ, तब भी उड़ता है, ठीक है। ये एक तरीका है कि खरपतवार को उगने देते हैं और फिर इस ब्रश कटर से वो ऊपर से काट देते हैं, ये एक तरीका है ना, ठीक है। अच्छा, अब जो बात चल रही थी गन्ने में हरी खाद, ये जरूर करना है, ये जरूर करना है, नहीं तो शुरुआत में आपका उत्पादन गिरेगा क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जमीन में कम है। तो ये जरूर करना है। जैसे हम क्या करते हैं, मैं असोजी गन्ना ज़्यादा बोता हूँ, तो मैं हर साल क्या करता हूँ, इस साल ये काम नहीं हो पाया क्योंकि सितंबर में बारिश हो गई थी, तो एक ही खेत की हम बुआई कर पाए असोजी गन्ने की। तो एक खेत में तो मैं सरसों लगाता हूँ, तो सरसों तो हम लगा चुके थे जब बारिश हुई, और वो हाँ मतलब गन्ना बो चुके थे, सरसों तो उसमें बाद में बोई गई। एक खेत में मैं आलू लगाता हूँ और एक खेत में चुकंदर। तो उससे क्या है कि ये फसलें जब हम इसमें गन्ने के साथ सह फसल में रखते हैं, तो जब इनको हार्वेस्ट करके बाजार भेजते हैं तो जो गन्ने में खर्च आया सारा इनसे निकल आता है। 8-10 हज़ार रुपए की इनकम इससे इन सह फसली से हो जाती है। तो एक तो ये फायदा है, दूसरे हमारा ये उद्देश्य पूरा हो रहा है, खरपतवार और बाई केंचुओं का सारा ये। अब ये मार्च अप्रैल तक ये फसलें निकल गई खेत में से, तो क्या उसके बाद क्या करते हैं हम कि ये जैसे लोबिया की फसल बो दी उसमें, और जून में जाके फिर इसकी जुताई कर दी, पलट दी उसी में, और फिर मिट्टी चढ़ा दी। ये कार्य चलता है, ठीक है जी। तो ये जरूर करना है। अब बात आती है कि उत्पादन की क्या स्थिति है। पहले वर्ष हमारा 352 कुंटल रहा उत्पादन प्रति एकड़, दूसरे वर्ष 364 और तीसरे वर्ष 382, और अब हम पिछले 2 वर्षों से 400 कुंटल के आसपास हैं, किसी में 2 कुंटल या 4 कुंटल कम, किसी में ज़्यादा। तो अच्छा, ये फसल की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं। तो इसमें ना कीड़े बीमारी का प्रकोप दिखाई दे रहा है और मतलब हरी भरी फसल है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैदावार की क्या स्थिति है। शुरू में जैसे वो गन्ना मैं लिए खड़ा था, अपने खेत का था, कि उससे गन्ने की मोटाई और हाइट आप देख सकते हैं। तो मतलब ये झूठ पर आधारित कार्यक्रम नहीं है, इसलिए ये संशय आप ना रखें कि भाई ऐसे ही इन्होंने बहका दिया। बस इतनी ही बात आज गन्ने से संबंधित मुझे आपको बतानी थी। अभी इसमें एक पार्ट और हमारा छूट गया, वो इसमें नहीं हम ऐड कर पाए कि इससे आगे हम क्या करते हैं। इससे आगे हम करते हैं कि गन्ने को हार्वेस्ट करके उससे गुड़ और शक्कर बनाने का प्रयास करते हैं। तो अभी क्योंकि मैं यहाँ नौकरी में हूँ, बेटा MSc एग्रोनॉमी से कर रहा है, वो कॉलेज जाता है, तो 2 ही व्यक्ति हम, समय का अभाव है, तो समय के मांग के अनुरूप अभी हम गुड़ की और शक्कर की सप्लाई नहीं कर पा रहे। छुट्टी का मौका सा देख के हम गुड़ बनवाते हैं, तो गुड़ बेहतरीन क्वालिटी का बनता है, कलर भी अच्छा है और स्वादिष्ट है। तो जो एक बार खा लेता है वो दोबारा जरूर मांगता है, ठीक है नहीं। तो इस तरह से लोग मांग करते रहते हैं। बाजार में हम कहीं लेके नहीं जाते, घर से ही बिकता रहता है। कुछ लोग जो बाहर से आते हैं, गाजियाबाद, नोएडा आदि से, संडे को आते हैं और ले जाते हैं। कुछ जो ज़्यादा जो दूर हैं, जैसे कश्मीर है, अभी लुधियाना भेजा था, वे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे हमें लिख देते हैं और मात्रा लिख देते हैं, हम उनको पार्सल के माध्यम से भेज देते हैं, ठीक है जी। तो ये मेरा आह्वान, यहाँ जो इस प्रोग्राम में युवा बैठे हैं, वेट बताओ जिससे है ना, युवा बैठे हैं, उनसे मेरा आह्वान ये है कि प्राकृतिक खेती को एक व्यवसाय का रूप आप दे सकते हैं यदि A से Z तक सारे काम किए जाएं तो। अब बात आती है ये कि कैसे हो सकता है ये। तो अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग
और मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी, और वो होगी जब जब आप कोई सोसाइटी, ट्रस्ट या कंपनी बनाएंगे, और कंपनी बना करके आप ये सारी ब्रांडिंग करेंगे। ठीक है, हम करीब करीब इस क्षेत्र में 50% में मतलब काम कर चुका हूँ, 50% काम अभी और बाकी है। कंपनी बनाने से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, ये समझने का प्रयास करिए आप। आज की स्थिति में आप अपने प्रोडक्ट को एक तो सीधे बेच नहीं सकते, आपको आड़तीय को, बिचौलियों को बेचना आपकी मजबूरी है कानूनन। ये आपको पता है कि नहीं? मतलब एक तो आप सीधे, जैसे आप कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे मेरे गांव में एक ने वो लगा रखा एप्पल बेर, तो वो एप्पल बेर तोड़ते हैं और तोड़ के टोकरे में रखकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं खुद सेल करने के लिए। अच्छी बात है, लेकिन कानून इसको अलाउ नहीं करता। यदि मैं उसकी शिकायत कर दूं कि ये अपनी फसल सीधे बिक्री कर रहा है, तो वो जेल चला जाएगा। वर्तमान कानून ये कहता है, ये पता है आपको कि नहीं पता है? अच्छा ये बताओ, इसमें कोई ऐसा तो नहीं जिसके आज ये साइन ना हो? आ जाओ इधर, आ जाओ भाई। ठीक है जी। तो अब क्या है, कंपनी बनाने से ये फायदा है कि आप अपने माल को सीधे बेच सकते हैं। दूसरी बात, मतलब आपके माल की कीमत, जैसे गन्ने की कीमत सरकार तय करती है, सब्जी चावल आप मंडी में ले जाते हैं, वो आड़ती तय करते हैं। आप अपने माल की कीमत तय नहीं कर सकते, ये आपको कानूनी अधिकार नहीं है। कंपनी बनाने से ये अधिकार आपको प्राप्त हो जाता है कि आप अपने प्रोडक्ट की कीमत तय कर सकते हैं। अब जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं कि हम जो गुड़ विक्रय करते हैं तो उस पर पैक करते हैं डब्बे में, और उस पर जो है स्टिकर वगैरह लगाते हैं, ब्रांड नेम लिखते हैं, उस पर बैच नंबर ये वो सब लिखा जाता है। तो उस पर कीमत जो हमारे मन में आए वो लिख सकते हैं, ये हमें स्वतंत्रता है। ठीक है नहीं, हम चाहे उस पर 100 लिख दें, चाहे 150 लिख दें, 200 लिख दें, कोई हमें ये चैलेंज नहीं करेगा कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों, ये मेरा प्रोडक्ट है, इस पर इतनी उत्पादन लागत है, मैं झूठे आंकड़े तुरंत प्रस्तुत कर दूंगा, और कानून उसको मानने के लिए बाध्य है। ठीक है नहीं, आपकी बात को कानून मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि आप किसान हैं, आप अपनी फसल की कीमत तय कर ही नहीं सकते, आपको ये अधिकार ही नहीं है। ये बात मान रहे हैं आप कि नहीं? तो अब आपको ये काम करना है, जो ये पीछे नए नवयुवक बैठे ना, इनको अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग और ब्रांडिंग करनी है। तो इससे क्या लाभ होगा कि जो अब क्या हो रहा है, अब जैसे हमारे जितने एग्रीकल्चर और ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लड़के हैं, वो क्या करते हैं, पेस्टिसाइड कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। आप सबको ही वो दवाइयां बेचते हैं। आपने उसे पढ़ाया लिखाया इसलिए कि ये लड़का पढ़ लिख करके नौकरी करेगा, कुछ पैसा कमा के हमें देगा। होता है उसका उल्टा, जो उसे सैलरी मिलती है उसे तो लगा देता है वो अपनी निजी फैमिली में, वो उसकी पत्नी और उसके बच्चे, आप रह जाते हैं ऐसे कैसे ही। ठीक है नहीं? तो बल्कि वो उल्टा एक नुकसान ये कर रहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी के जहर आपको बेच के आपके पास जो पैसे वे और विदेश पहुंचा दे रहा। इस बात पर गंभीरता पूर्वक आप विचार करना। और जब आप कंपनी बना लेंगे, आपके लड़के अपने धान की, अपने चावल की, अपने गुड़ की खुद बिक्री करेंगे, तो फिर जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, अमेरिका में जो लोग बैठे हैं, उनका पैसा आपके गांव में आना शुरू हो जाएगा। अब ये बताइए, ये संभव है कि नहीं, मुझे बता दो तुम। है जी, है ना? अब एक बात सुनो, सबसे शुद्ध भोजन उन्हीं को चारा जो अमेरिका में, लंदन में और यहाँ बैठे हैं बड़ी जगह, जो एसी का जीवन जीते हैं, और कोरोना में भी ज्यादा मरे, इसलिए वो ज्यादा चिंतित हैं। मेरे पास जितने फोन दिल्ली से आते हैं, इतने कहीं से नहीं आते गुड़ के लिए, फेसबुक पर देख करके, क्योंकि दिल्ली में ही लोग ज्यादा मरे, कृत्रिम जीवन है उनका, इसलिए उन्हें ही ज्यादा, और उनके पास पैसा है। मान लो आप गांव में बेचने का प्रयास करो, कितने लोगों के पास पैसा है ही नहीं, वे खरीदे कैसे? नहीं, जब उन्हें 200 रुपये दड़ी मिलता है, वो 300 रुपये दड़ी का हाँ, बात नहीं, मान लो बात ये नहीं है, केवल इतनी नहीं है। अगर उनको ये समझ आए कि ये बढ़िया ऑर्गेनिक गुड़ है, पैसा ही नहीं है कि वो इतना महंगा खरीदे। मूल बात ये है, देखो, अगर
आप जो दिल्ली वाले लोग हैं, आप 200 रुपये किलो नहीं, आप उन्हें ये गारंटी दे दो कि ये मेरा एकदम पूर्णतः प्राकृतिक है, शुद्ध है, वो 500 रुपये खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है। एक ये जो प्लेजरा रेस्टोरेंट है आपका, तो उस पर मैं रखता हूँ कुछ डब्बे। तो दिल्ली के एक राजकुमार भारद्वाज जी हैं, उन्होंने वहाँ से खाना खाया और वो गुड़ खरीद लिया। गुड़ खरीद कर खाया तो उन्हें अच्छा लगा तो फिर उनकी उत्सुकता बढ़ी तो फिर उन्होंने उसको टेस्ट कराया, और टेस्ट कराने पे अभी 12-13 हज़ार रुपये खर्च होते हैं, तो हर कोई नहीं करा सकता। वो बड़े आदमी हैं, उन्होंने करा लिया, तो वो ऑर्गेनिक के 100% मानकों को पूरा कर रहा है। हाँ हाँ, ठीक है, बुला भी लो, साइन कर दो तब बुला लो, ठीक है। अच्छा जी, तो वो फिर मुझे फ़ोन करते हैं, तो वो कहते हैं, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जी एक निवेदन है आपसे कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आप सब्जी पैदा करने का काम और करो। मैंने कहा जी सब्जी पैदा नहीं मैं कर सकता। उन्होंने पूछा क्यों? कि इसलिए नहीं कर सकता, मेरे पास मैन पावर नहीं है, मैं नौकरी में हूँ, बेटा पढ़ता है और खेती में लेबर की क्राइसिस है। तो उन्होंने कहा देखो एक बात, हाँ दूसरी बात मैंने कही कि मैन पावर नहीं है, दूसरे मैंने कहा अभी मेरी फाइनेंशियल स्थिति इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा कि भाई समय पर टूटे, फिर वो पैक हों कायदे से और डीप फ्रिज में रख के और वो दिल्ली पहुँचे या मुंबई पहुँचे, वो एक प्रोजेक्ट है। तो मैंने कहा वो अभी व्यवस्था मैं कर नहीं सकता। तो उस आदमी की बात सुनिए, वो कहता है कि जी फाइनेंस की प्रॉब्लम तो मैं दूर कर दूंगा, मैन पावर की आप ही को करनी पड़ेगी, है ना, कि फाइनेंस की जहाँ प्रॉब्लम है, आपको 10-20 लाख रुपए चाहिए, वो व्यवस्था मैं कराऊंगा, लेकिन आप सब्जी पैदा करना शुरू करो। और सुनो, उसने कहा कि मार्केटिंग में पूरी मदद करूंगा आपकी, कि दिल्ली में जो लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट उपलब्ध करा रहे हैं वे नाम ले रहे हैं, ऑर्गेनिक है नहीं, कि अब से पहले मैंने जितने गुड़ खाए वो ऑर्गेनिक थे ही नहीं, है ना। और इस वर्ष, पिछले वर्ष क्या हुआ, अप्रैल में गन्ना खत्म हो गया, गुड़ उनको मांगते रहे, मिला नहीं। तो इस वर्ष उन्होंने 1 महीना हो गया 4,000 रुपये मेरे खाते में भेज देते और फोन करते रहे कि मेरा गुड़ सुरक्षित रखना, मैं आऊँगा किस दिन लेने, है नहीं। तो मैं ये बात इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन ये युवाओं का काम है, बुजुर्गों का काम नहीं है, कि पूरा सिस्टम डेवलप करके और अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना और अच्छे से उत्पादन करना, ठीक है। देखिए ऐसा है, 100 रुपये किलो खुला हम घर से बेचते हैं, और जब डब्बे में पैक करके देते हैं, मैं वो फोटोग्राफ और वीडियो कुछ इसमें ऐड करना चाह रहा था, ये लैपटॉप बीच में गड़बड़ा गया, हो नहीं पाई। तो जो डब्बे में हम बेचते हैं वो 135 रुपये किलो बेचते हैं, ठीक है जी, और शक्कर बेचते हैं 150 या 160 रुपये किलो। ये मैं अपने घर से बता रहा हूँ। मार्केट में जब वो पहुंच जाता है, जैसे हम प्लेजरा पर रखते हैं, तो वहाँ शक्कर बिकती है 200 रुपये किलो, गुड़ बिकता है 180 रुपये किलो, ठीक है। और वो मांगते रह जाते हैं, बीच में कई दिन उनके पास शॉर्टेज रहती है, गुड़ शक्कर हमारा उपलब्ध होता नहीं। वैसे बहुत घूम रहे जैविक वाले, लेकिन बात वही भरोसे की है। वो कहते हैं कि आपका बेच के मैं संतुष्ट हूँ, मुझे पता है कि सब कुछ एक नंबर का है, औरों का बेच के मुझे धुकड़ पुकड़ रहती है कि मामला कहीं गड़बड़ का तो नहीं है, कि हम पैसा तो वसूल रहे हैं, वो वास्तव में ओरिजिनल है भी कि नहीं, है नहीं। तो कहने का मकसद ये है, अभी देखो ये बरवाले के 2 लड़के बैठे हैं, योगेश जी हैं एक बरवाले के, वो भी 2016 से जब से हम कर रहे हैं मेरे टच में हैं, तो तभी से वो भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। शुरू के 3 साल लगा मुझे भी और उन्हें भी कि भाई ये फेल कार्यक्रम है, चलेगा नहीं, है ना। लेकिन जैसी पहचान बनी, भाई एक बात बताइए, हम सोना रखे बैठे और किसी को ये पता नहीं कि सोने का विक्रेता है, तो कौन आएगा हमारे पास? आपको बताना पड़ेगा कि मैं सोने का विक्रेता हूँ और मैं फला हूँ और फला जगह रहता हूँ और ये मेरे पास प्रोडक्ट है। तो जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ा, वैसे वैसे ग्राहक आने शुरू हो गए, ठीक है जी। अब योगेश की स्थिति ये है मेरे जैसी, लेकिन वो फिर भी क्योंकि फुल टाइम खेती में बिजी है, तो मेरे से कई गुना ज़्यादा गुड़ सेल कर देता है, ठीक है। उसके अलावा वो सिरका बनाता है, गुड़ के अलावा वो खांड भी बनाता है, वो गन्ने के रस से और इमली से चटनी बनाता है,
और अभी हम एक और बड़ा काम करने वाले हैं। एक मेला हम यहीं आयोजित करेंगे, यहाँ ना हो पाया तो फिर मुजफ्फरनगर सिटी में करेंगे। तो उसमें क्या तैयारी कर रहा है वो, एक वो बनवा रहा है वो ट्राली ट्रैक्टर के पीछे जुड़ने वाली, जिसमें गन्ने के रस की मशीन लगी होगी। ऐसी मशीन जो एक बार में ही क्रशिंग कर दे, दोबारा उसमें ना लगाना पड़े। उसके आगे फिर एक चिलिंग मशीन, शायद वो रस उसमें जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है ना। तो लोगों को ताज़ा रस, ऑर्गेनिक रस उपलब्ध कराया जाएगा। एक तो ये मामला है। दूसरा अपना ये गुड़ और इमली चटनी, ये भी उसमें रखे जाएंगे। एक गन्ने की चुस्की और एक गन्ने की कुल्फी। ठीक है, ये बना करके इसी फरवरी मार्च से आप लोग भी उसका स्वाद ले सकते हैं। ये आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि हमारे लोगों को ये काम करने की आवश्यकता है। तो पैसा आपके पास आएगा, और जब तक दूसरे को बेचने को सामान देते रहोगे तो ऐसे ही लूटते पिटते रहोगे और कर्ज में डूबते रहोगे। ठीक है जी, गलत तो नहीं कह रहा मैं? ठीक है नहीं। अब देखो, एक दिल्ली का सत्यवान है किसान, वो कहता है कि भाई किसान जब तक फावड़ा और तराजू साथ लेकर नहीं चला, काम बढ़ने का नहीं। अब आपका फावड़ा तो चलता है रात दिन, लेकिन तराजू औरों के हाथ में है नहीं। तो तराजू भी आपको संभालनी पड़ेगी। और जब आप अपने अपना सामान बेचना शुरू कर दिया, फिर आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। ये मैं पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूँ। ठीक है जी। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की देश विदेश में पूरी मांग है। ये लड़का सुमित खड़ा पीछे है, आप इधर आओ भाई। ये भी इस प्राकृतिक खेती में काम कर रहा काफी दिनों से। फेस हाँ, इधर आ जाओ इधर। तो जब हम लोग शुरुआत कर रहे थे इस कार्यक्रम की, तो औरों के खेत देखते थे। इनके गांव में हमें लोग कहते रहते, इनका कुछ दिमाग खिसक गया है, ये पागल है, नॉर्मल नहीं है, या कि उल्टे उल्टे काम कर रहे हैं। और जब हम ये कह रहे थे कि एक दिन अभी जल्दी आने वाला है कि प्राकृतिक खेती की लहर आएगी और इसकी बहुत बड़ी मांग होगी, तो वो लहर आ चुकी है। अब भी जो लोग इसमें पहले कूद पड़ेंगे वो पैसा कमा लेंगे 5-7 साल, और जब सब करने लगेंगे फिर तो सब करेंगे। फिर कौन पूछेगा इसको? क्यों जी? फिर कोई नहीं पूछे। ये तो शुरुआत की बात है। तो शुरू के सालों में इसको करके पैसा कमा सकते हैं। जिनके अपने मने हुए होंगे, हाँ, उनकी पूछ होगी। हाँ, ठीक है। तो ये बात हमें रखनी थी। सुमित जी कुछ अपने विचार रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। कुछ एक दो बात बताओ इन्हें। ठीक है, सभी को मेरा नमस्कार। पूछिए वाले। प्राकृतिक खेती के विषय पर आज मुख्य रूप से चर्चा चल रही है, कल भी चली है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा मेरे अनुभव के हिसाब से कि पहले मुझे भी बहुत ज्यादा डर था कि प्राकृतिक खेती है क्या, और इसमें सबसे पहला जो किसानों के अंदर डर आता कि हमें फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा। भाई शुरुआत में फसल कमजोर होगी और कई सारे आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन विशेष रूप से जैसा गन्ने की फसल सर ने बताई है, धान का मैं आपको अपना अनुभव बता रहा। भाई धान हम सब भी इधर करते हैं, सरसों आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, है ना भाई। सरसों में तो ज्यादा मेहनत नहीं है, धान भी आप कर सकते हैं, और एक दो फसलें अपनी हैं। तो हम मुख्य रूप से जितनी भी हमारी फसलें हैं उसमें डरने वाली कोई बात नहीं। आराम से मजे में जितने जो फॉर्मूले हैं अपने गंजीवामृत, बीजामृत, ये सब प्रयोग करके आप भी प्राकृतिक खेती आसानी से कर सकते हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। डर काट दियो बस मन से। थोड़े दिन तो आपको अड़ोसी पड़ोसी क्या तो भाई ये पता नहीं क्या दिमाग चल गया दिखता है इसका, भाई क्या है ना। लेकिन वो सब जब आप अपना मन बढ़ाकर और जो दृढ़ संकल्प लेकर आप कार्य करोगे तो निश्चित रूप से आप सफल होगे। इसकी गारंटी मैं खुद भी आपको दे रहा हूँ। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। अब ऐसा है, पहले सभी भोजन ग्रहण करते हैं और उसके बाद फिर यहीं असेंबल्ड होंगे, और फिर ये समापन समारोह आपको सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। ठीक है, तो आइए सभी भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन करने के बाद फिर यहीं आ जाएंगे। उसका आप बनाएं। ठीक है जी, मटर को छोड़ के। मटर और गेहूं।
ये 1.5 से 2 किलो गुड़ है, एक बार दिखा दो उधर को, है ना। ये अपने यहाँ का, ये देखो ऐसा गुड़ बनाते हैं हम, है ना। और जो नमी उमी खा गए, वो खराब सा हो जाए ना, उसे इसमें इस्तेमाल कर लें। बच गया, नमी खा गया तो इसमें, है ना। हाँ, खा के देख लो। तो चलो डाल दो, ठीक है जी। थोड़े से पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी लाओ जरा, वहाँ से लाओ। जाओ थोड़ी सी एक लप्पो मिट्टी ले आओ। अब ये गौमूत्र है, नहीं कोई नहीं, गिरा दो। हाँ, ये मिट्टी पुराने पेड़ के नीचे की मिट्टी लेनी है। अब ये पानी भरना है इसमें। चलाओ भाई पाइप, चला देगा ढोल। चला दिया। क्या हो गया देखिए भाई, मेरे बनाना होने का काम। अपलोड हो गए।